और उन्होंने एक गांव गोद लिया था जिसका नाम सुजानपुर है। भी नहीं बनी थी, पानी की भी सुविधा नहीं थी। गांव वाले डर रहे थे थोड़ा सा बात करने से। तो इससे मैसेज तो चला गया कि कोई एक रिपोर्टर है जो अमेठी, उस सीट का नाम है, अमेठी में गया था और उसने ग्राउंड रिपोर्ट की है। इस बातचीत में बात निकल आई कि उनको 100 रुपये और एक टाइम के नाश्ते की बात हुई थी। तो मैं उस रैली को कंक्लूड कर रहा था, अमित शाह स्टेज पर आ गए थे और मैं साइन आउट दे रहा था कि मैं जिन लोगों से मिला उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो क्रेजी फैन भी थे मोदी के। अब आप सोचिए, सिंपल सी बात है, 2 कम्युनिटी दिल्ली में दंगा कर रही थी और यमुना पार बहुत भयानक दंगा फैला हुआ था। मैं उसी जगह रहता था। अब आपको किसी ने मिस इन्फॉर्म कर दिया कि कुछ लोग आपके घर की तरफ हथियार लेके बढ़ रहे हैं मारने के लिए। देखा नहीं हो। रविवार की सुबह जब सर्वे की टीम शाही जामा मस्जिद पहुंची तो माहौल शांत था, पुलिस बल साथ था और मस्जिद के बाहर कुछ स्थानीय लोग इकट्ठा थे। लेकिन कुछ देर में वहां सर, ऐसे ही यूपी के रायबरेली में आपके साथ एक घटना घटी थी, आप उसके बारे में कुछ बताइए। मैं पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा था और लंबे समय से पॉलिटिक्स के साथ ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था। किस टाइम की बात है ये? ये 2024 के लोकसभा इलेक्शंस की अच्छा। बात है। स्मृति ईरानी जिस जगह से सांसद थी, रायबरेली के ठीक बगल की सीट है। अच्छा। और उन्होंने एक गांव गोद लिया था जिसका नाम सुजानपुर है। मैं अभी उस लोकसभा सीट का नाम भूल रहा हूँ। रायबरेली के बगल में ही है वो सीट, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। और उस रायबरेली से बगल वाली सीट पर उन्होंने जो गांव गोद लिया था वो था सुजानपुर। और एक प्रधानमंत्री की योजना आई थी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जिसके तहत हर सांसद को एक गांव गोद लेना था, उसे डेवलप करना था। मैं उस गांव की ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था कि डेवलपमेंट हुआ क्या है 5 साल में। तो मैं देखता रह गया और गांव के लोगों से मिला। तो गांव में सड़क भी नहीं बनी थी, पानी की भी सुविधा नहीं थी। गांव वाले डर रहे थे थोड़ा सा बात करने से। तो जब थोड़ा बहुत फैमिलियर हुए तो उन्होंने बताया कि हमने तो कभी देखा ही नहीं इनको, कभी आई भी तो इनकी गाड़ी का शीशा नहीं नीचे उतरा, कि धूल बहुत उड़ती है गाँव में। तो इस सब बातों को रिकॉर्ड करके और मैंने वहाँ पर, उन्होंने एक सरोवर बनवाया था। अच्छा। और उस सरोवर को जब से वो बना उसमें कभी पानी ही नहीं आया। अब सोचिए, मैं एक स्विमिंग पूल बनवाऊं सरकार से 5 करोड़ रुपए लेकर के, और वो बनने के 3 साल तक सूखा ही रहे, तो पूल बनवाने का क्या मतलब था? वो 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट क्यों? ऐसे एक उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनवाया गांव में। कोई क्रिएटिव आदमी रहा होगा जो उस वेस्ट को बेस्ट लिख के चला गया। अच्छा। तो वो लिखा था सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। तो उस प्लांट में जो वेस्ट था सॉलिड, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके रिसाइकल करना था। 3 साल से वो प्लांट बना हुआ था, आज तक वहाँ बिजली नहीं है। अच्छा। तो वहाँ कौन सा वेस्ट सेग्रीगेट होता होगा? तो ये 2 स्टोरीज मैंने की और ये बहुत वायरल हुई। मतलब इसको फिर ट्विटर पे पिक कर लिया गया, 3-4 दिन ट्रेंडिंग रही। तो इससे मैसेज तो चला गया कि कोई एक रिपोर्टर है जो अमेठी, उस सीट का नाम है, अमेठी में गया था और उसने ग्राउंड रिपोर्ट की है। मुझे 1-2 लोगों के कॉल आए कि अब आप अमेठी दोबारा मत आइएगा। तो मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्यों कहूँ कि मैं दोबारा जाऊँगा, मेरा काम तो हो गया ना। और हमें सिखाया भी जाता था कि आप लड़ाई को एट द एंड अवॉइड करिए, क्योंकि सामने वाला फ्री है, आप ड्यूटी पर हैं। तो आप अगर लड़ाई करेंगे तो आपको 2 दिन का काम खराब हो जाएगा। दूसरे दिन अमित शाह की रैली थी रायबरेली में। तो अब अमित शाह की रैली है तो उस पूरे स्टेट के आसपास के जितनी भी जगह वहां से भीड़ बुलाई जाएगी। ही इज अ बिग नेम। और गांव का हर आदमी इतना फ्री नहीं होता कि चला है। और अमित शाह को कोई जानता भी नहीं है, कोई नहीं जानता। लोग केवल मोदी को जानते हैं या राहुल गांधी को जानते हैं। अमित शाह वॉज अ मैनेजर, जिसको लोग तब जानते हैं जब वो बॉस के पीछे खड़ा होता है। तो अब उस रैली में ऐसी भीड़ बुलाई गई थी। मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए एंटर किया, माइक लेके घूम रहा था। कुछ फीमेल्स बैठी हुई दिखी, मैं उनके साथ बैठा, बातचीत की। मैं थोड़ा फ्रैंक होकर बात करता हूँ, फ्रैंक रिपोर्टिंग करता हूँ। मैंने पूछा, चाची पैसे मिल गए आपको? तो बोले ना भैया। मैंने कहा बातचीत हुई थी कि पैसे मिलेंगे? कह रही हुई तो थी। मैंने कहा कितने? बोले 100 रुपए की बात हुई थी। मैंने कहा ये तो कह रही 200 मिले। कह रही क्यों 200 मिले तुम्हें? बोली हमसे तो 200 की बात हुई थी। मुझे पता नहीं था ऐसा, मैं जनरली पूछ रहा था। पर इस बातचीत में बात निकल आई कि उनको 100 रुपए और एक टाइम के नाश्ते की बात हुई थी।
हालांकि ये गलत भी नहीं है। इंडियन डेमोक्रेसी में जहां हम ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ परिवार को अनाज दे रहे हैं, हाँ जी, इसका मतलब वो खुद नहीं खा सकते हैं तभी दे रहे हैं। तो जो आदमी इतना गरीब है, अगर वो एक दिन अपना सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसे 100 रुपये मिलने चाहिए, क्योंकि नेताओं को तो बहुत मिलते हैं। ये जो इमेजिनरी नंबर हैं 5,000 करोड़ 6 लाख करोड़ के घोटाले, ये पैसा कहाँ जाता सिर्फ है? बोलने की पब्लिक के बात पास है। तो नहीं आता है ना, उन्हीं के पास जाता होगा जो करते हैं। तो फिर इलेक्शन में पब्लिक का भी थोड़ा बहुत भला हो, किसी को क्वार्टर मिल जाए, किसी को 100 रुपये मिल जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर ये सच सुनने की क्षमता होनी चाहिए अगर आप कर रहे हैं। सही बात है। तो मैं उस रैली को कंक्लूड कर रहा था, अमित शाह स्टेज पर आ गए थे और मैं साइन आउट दे रहा था कि मैं जिन लोगों से मिला उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो क्रेजी फैन भी थे मोदी के, कुछ ऐसे थे जो कांग्रेस समर्थक थे, कुछ ऐसे थे जो पैसे देकर भी आए थे। तो मेरी ये बात वहाँ किसी बीजेपी के लीडर ने सुन ली साइन आउट करते। उसने कुछ लोगों को बुलाया, उसने कहा एक आदमी है ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो कहा तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दे देता हूँ डेटा। तो मेरा कैमरा छीनने लगे कि उनको लगा प्रूफ है तो अभी तोड़ देते हैं। मैंने कैमरा छीनने से बचा लिया, हाँ जी, और कैमरामैन को कैमरा पकड़ा दिया। अच्छा, उनका फोकस तो था मेरे ऊपर, तो कैमरा भूल गए, फिर वो मुझसे उलझने लगे। तो रैलियों में ऐसे बीच में एक लॉबी होती है रास्ता जाने का, ऐसे 500 मीटर तक सीधे चले जाएंगे आप। सामने पॉलिटिशियन बोल रहा है, इस तरफ मेल है, इस तरफ फीमेल है, फिर पीछे आके केवल मेल ही मेल है। वो सब एक जगह खत्म होता है तो ग्राउंड होता है। तो भीड़ वहाँ से मेरे साथ धक्का मुक्की करते हुए, मारते हुए, थोड़ा बहुत कुछ करते हुए मुझे सेंट्रल तक लाई। और मीडिया का एक स्टेज बना होता है जो थोड़ा हाइटफुल होता है, हाँ जी, नीचे उस स्टेज पे मेरे साथ थोड़ी बहुत मारपीट हो रही है। पुलिस खड़ी है, मैं हेल्प मांग रहा हूँ पुलिस से, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। एक पुलिस वाले का मैंने हाथ पकड़ा, क्योंकि भीड़ से आप नहीं लड़ सकते, भीड़ के माइंडसेट का नहीं पता कब आपको किस तरह से ट्रीट करने लगे। तो पुलिस वाला भी उतना एक्शन नहीं दिखा पाया। वो पता नहीं किस फियर में था, शायद पार्टी के फियर में था, फेवर या पॉलिटिशियंस के डर में था, नहीं कुछ कहना चाह रहा था। कैमरामैन को मैंने अपने भगा दिया। मुझे ये डर था कि अगर डेटा खराब हो गया तो मैं अपने आप को किसी भी हालत में नहीं बच पाओगे। तो डेटा अगर सेफ है तो फिर मैं निपट सकता हूँ। फिर वो लोग मुझे अंदर ले गए एक रूम में, छीना झपटी बहुत हो गई थी। फेस पे नहीं मारा उन्होंने, वो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, सॉरी, हाँ इसमें जी। आप नोचते हैं, पेट नोचना, पेट में घूंसे मारना, ताकि मार तो सकता नहीं हूँ लेकिन क्या कर लूँ इसके साथ। तो उस वजह से मेरे पेट में काफ़ी चोट आई। अंदर गया तो पानी वानी पिया, और थोड़ी देर बाद रूम में, मतलब मुझे जिस रूम में ले गया, वेटिंग रूम होता है जब वीआईपी स्टेज पर आते हैं तो पीछे एक रूम बनाए जाते हैं, हाँ ऐसे जी, ही। हाँ जी। वो बाद में डिमोलिश कर दिए जाते हैं। तो पूरा साउथ की फिल्म जैसा एक सीन था कि मैं अकेले ज़मीन पर, मुझे बिठाया हुआ है, सामने 30-35 लोग खड़े हुए हैं, और मैं इस डर में हूँ कि अब हो सकता अब शायद मारे, अभी तक तो उस तरह से नहीं मारा है। मुझसे कह रहे हैं आपका कैमरामैन कहाँ है? मैंने कहा चलो, तो भाग गया, बुलाइए। मैंने कहा अब आपने मुझे ऐसे ट्रीट किया है, उसने देखा है, तो क्या वो आएगा आपको लगता है? बात पलट गई। वो तो नहीं आ सकता। फिर मैंने पानी वानी मांगा, और फिर पानी पीते पीते शायद हीट स्ट्रोक था, क्या था, मैं बेहोश हो गया। जब मैं अच्छा। बेहोश हो गया तो फिर वो लोग वहाँ से इधर उधर भाग गए। फिर एक कमांडो था जो सिक्योरिटी में रहा होगा, उसने एम्बुलेंस कॉल की, मुझे हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में जब मुझे होश आया तो फिर भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं वो खड़े थे, पप्पू यादव जो सांसद हैं बिहार से वो थे, और भी तमाम पॉलिटिशियंस आए, मिले लोगों ने। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि ये नेशनल इशू बन चुका है, ट्रेंड कर रहा है, राहुल गांधी उस पर बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी बोल रही हैं। फ़ोन आया, फ़ोन पे बातचीत हुई। लेकिन इस सब का आउटपुट ये है कि यू कैन नॉट कैलकुलेट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट टू यू। आप अपने काम को करते हुए रिपोर्टिंग में ये श्योरिटी नहीं ले सकते कि आप किसी से बोलें कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ मिलने, तुम बैठो अभी आके लंच करेंगे, और हो सकता है आपका लंच 3 दिन बाद हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। और इस तरीके की स्टोरीज का मोटिव सिर्फ इतना है कि पब्लिक कुछ बोल रही है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और पब्लिक कुछ देखना चाहती है। इसके बीच में किसी चौथे इंसान का क्या काम? कुछ भी नहीं। तो अगर वो स्पेस आप खत्म कर दोगे तो फिर कोई बिलीव ही क्यों करे? अगर मैं सिर्फ नेता को ही दिखाऊं, ये देखिए अमित शाह आ गए और ये बोलेंगे, और ये देखो बोलते जा रहे हैं, अब चुप ही नहीं हो रहे हैं, अब चुप हुए अब चले गए, ये तो खबर नहीं हुई ना। बिल्कुल। ये तो वो अपने ट्विटर पे भी डाल रहे हैं, अपने फेसबुक से भी लाइव कर रहे हैं, उनके यूट्यूब पे भी लाइव जा रहा है।
सवाल ये कि हम सुन किसको नहीं पा रहे हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 40 लोग ही टीवी पे रहेंगे क्या? तो फिर हम टीवी रिचार्ज किसके लिए कराते हैं? हम तो अपने मुद्दों के लिए करा रहे हैं ना। आप टीवी देखते हो, पिछले 10 साल में आप बताओ किस न्यूज़ चैनल की प्राइम डिबेट में गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति पे चर्चा हुई है? इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना तबलीगी जमात के लोग लेकर आए थे। हम इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा, और रूस वो कैंसर की वैक्सीन बना रहा है। तो ये डिफरेंस है हमारी मीडिया ने जो क्रिएट किया है, हमारी बुद्धि को कुंद कर दिया है। सर इसी के साथ छत्तीसगढ़ में एक जर्नलिस्ट की अभी हत्या हुई है हाल ही में, उसके बारे में आप कुछ बताइए। वो बड़ा दर्दनाक है। मतलब शायद आप उस पेन को उस नज़र से नहीं फील कर सकते, इस नज़र से मैं फील कर सकता हूँ। क्योंकि जिस दिन रायबरेली में मुझे पीटा गया, एट अ सेम डे यूपी का एक जिला है प्रतापगढ़, वहाँ एक जर्नलिस्ट की गोली मार के हत्या भी कर दी गई। तो ये दोनों खबरें एक साथ चल रही थी जहाँ भी जा रही थी, मेरा फोटो और उस जर्नलिस्ट का फोटो। तो एक मरे हुए आदमी के साथ अपनी तस्वीर को हाफ फ्रेम में देखना, मतलब वो मुझे ये एहसास करा रहा था कि जो इसके साथ हुआ है ये मेरे साथ भी हो सकता था, या इसकी जगह मैं भी हो सकता था। काफी खतरा रहता है। तो वो एक फियर था। मुकेश के साथ जो हुआ, उस पे जो मीडिया इंडस्ट्री के लोगों और मीडिया के स्टूडेंट्स की चुप्पी है, वो दिखाती है कि या तो वो लोग मर चुके हैं या वो बिक चुके हैं। दो ऑप्शन ही है। कोई बड़ा जर्नलिस्ट इस तरह से नहीं बोला। प्रेस क्लब में एक छोटा सा इवेंट हुआ। आप सोचिए, एक यंग 24-25 साल का लड़का है जो अपनी सोसाइटी में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। वो 120 करोड़ रुपए क्या मुकेश को मिल जाते? बिल्कुल नहीं। और आपको क्या लगता है उस आदमी ने मुकेश को पैसा ऑफर नहीं किया होगा? उसने उस पैसे को डिनाई किया और उसने कहा कि मैं ट्रुथ दिखाऊंगा। उसको मिला क्या? मौत। और कैसी मौत! मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी चोट के बाद वो मर गया होगा। वो आदमी उसकी लाश को भी पीटते रहे। उसका स्कल टूट गया था, ब्रेन में 15 चोट के वार हैं किसी लोहे की चीज की, रिब टूटी हुई है, और यहाँ पर जो हड्डियां होती हैं चेस्ट पर जो आपके लंग्स को सिक्योर करती हैं वो चिटकी हुई हैं, लिवर के 4 टुकड़े हैं, पैर टूटा हुआ है, पैर के नाखून निकले हुए हैं। अब मतलब और क्या, आंख सूजी हुई है, आंख फूटी हुई थी, फूटी नहीं थी बट ये पूरा सूजा हुआ था, मुंह पे कट था। तो कितना मारा गया होगा उस आदमी को। और सिर्फ पूरा मसला था कि रोड ठीक नहीं बनी थी। इसमें एक और गलत काम हुआ कि वो अपना यूट्यूब चैनल चलाता था। हाँ जी। उससे पहले ही वो आदमी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के लिए काम कर चुका था। लेकिन जब वो मरा तो लोगों ने उसे यूट्यूबर लिखा, मीडिया इंडस्ट्री ने। अब इस खेल को आप समझो क्यों। ऐसा क्यों? अगर मैं लिखता हूँ जी न्यूज़ का पत्रकार मारा गया, तो जी न्यूज़ के अंदर क्या शर्म नहीं है कि अपने जर्नलिस्ट के लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। उसकी फैमिली को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा और खुल के बोलना पड़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्टर किसी ना किसी पार्टी से तो एफिलेटेड होगा, जरूर। तो उस पार्टी से आपको पंगा भी लेना पड़ेगा। तो जब हम ऐसे लिख देते कि एक यूट्यूबर की हुई हत्या, तो हम उस चीज को एकदम डाइल्यूट कर देते हैं, और उस चीज को ऐसे डाइल्यूट कर दिया गया। आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले 10 साल में 35 से 36 जर्नलिस्ट तो मैं देख चुका हूं जिनकी मौत हुई, और ऐसे ऐसे कि जिंदा तेल डाल के जला दिया शिट। और वहीं जलता हुआ छोड़ के चले गए। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर चेस्ट पे पिस्टल रख के गोली मार दी, और कुछ नहीं हुआ उन लोगों का, पता ही नहीं लगा। एक शुभम मणि त्रिपाठी यूपी का एक जर्नलिस्ट था, कानपुर का, उसने भी एक खनन माफिया के खिलाफ रिपोर्ट की, उसको जिंदा जला दिया। आज तक इस केस को 5 से 6 साल हो चुके हैं। जिस मेयर पर, बीजेपी की मेयर पर यह आरोप था, या जिन लोगों के खिलाफ उसने कार्रवाई की थी, उनमें से किसी को एक दिन के लिए भी जेल नहीं। बहुत गलत। तो ये एक सिस्टम हमने बनाया है जिस पे शायद हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से जर्नलिस्ट आज खतरे में है। ऐसे आप भी ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाते हो, रैलीज की और अलग अलग राइड्स सब कवर करते हो, तो आपको सेम खतरा नहीं रहता होगा, या वो डर बना रहता होगा? खतरा सबके साथ है। अगर वो खतरा मैं आपको ना दिखाऊं तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कब खतरे में आ गए हो। मेरा काम या आपका काम या जर्नलिस्ट का काम ये बताना है कि अब खतरा इतना ज़्यादा हो गया कि इसे रोका नहीं गया, तो अगला नंबर आपका है। और अगर वो इन्फॉर्मेशन ही आपको ना मिले,
अब आप सोचिए, सिंपल सी बात है, दो कम्युनिटी दिल्ली में दंगा कर रही थी और यमुना पार बहुत भयानक दंगा फैला हुआ था, मैं उसी जगह रहता था। अब आपको किसी ने मिस इन्फॉर्म कर दिया है कि कुछ लोग आपके घर की तरफ हथियार लेके बढ़ रहे हैं मारने के लिए, व्हाट्सएप फेक न्यूज। हाँ जी। आप क्या करोगे? पहला स्टेप तो सिक्योर करोगे अपने घर को, और आप भी हथियार लेके लड़ने के लिए पहुंच तैयार जाओगे। खड़े हो जाओ। अनडाउटफुली 10 लोग तभी उस गली से निकल जाएं, तो आपको 10 लोग कौन लगेंगे? वही लोग। वही लोग। आप क्या करोगे? आप उनके ऊपर वार करो। वार करोगे। अब मैसेज जाएगा कि हमारे 10 लोगों को वहां मार डाला। दिया गया है। अब यहाँ के सारे लोग वहां जाएंगे, क्या करेंगे? और जस्ट बिकॉज ऑफ सब मिस इन्फॉर्मेशन, आपको पता नहीं है आप किसी को क्यों मार रहे हो, आप बस मार रहे हो। डाउट हुआ। आप डाउट में हो, आप फियर में हो कि मार दो वरना हमें मार देगा। ऐसी कंडीशन में रिपोर्टर ही एकमात्र वो इनपुट है जो बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शांति है पूरे शहर में। आप तो अपने घर के अंदर हो, आपको कैसे पता बाहर क्या चल रहा है? दंगे में तो निकलोगे नहीं। बिल्कुल नहीं। आपको पता कैसे चलेगा? फेसबुक पे कोई लाइव आ गया, किसी ने एक वीडियो डाल दिया, किसी ने 3 साल पुराने दंगे का वीडियो गुजरात का दिल्ली में सर्कुलेट कर दिया कि देखो हिंदुओं को कैसे पीटा जा रहा है, और उस चीज पे दंगा भड़क गया। वेरीफाई कौन करेगा? किस पे आप बिलीव करोगे? किसी पे नहीं। मीडिया पे ही बिलीव कर सकते हो ना। और जब उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा उतना, वो ग्राउंड पर ही नहीं जाएगी, तो चीजें कैसे बचेंगी? तो सर, आपके लिए एक जर्नलिस्ट होने का मतलब क्या, और हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है? जर्नलिस्ट होने का मतलब पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूं ही नहीं कहा जाता है कि हम 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि हम ही सब कुछ हैं। जैसे जुडिशरी है, अगर वो अपना काम ठीक से करना बंद कर दे और आपको ये बिलीव खत्म हो जाए कि कोर्ट में आपको जस्टिस मिलेगा, तो क्या आप किसी का मर्डर करने से पहले डरेंगे? आप नहीं डरेंगे। आपको लगता है कि आपके साथ किसी ने गलत किया है, तो इसे मैं ही मार देता हूं क्योंकि कोर्ट में तो जस्टिस नहीं मिलेगा। है। अगर आपके अंदर से ये बिलीफ खत्म हो जाए कि पुलिस जो है वो आपकी हेल्प करेगी, तो आप किसी केस को लेकर के पुलिस के पास जाओगे? नहीं जाओगे। आप क्या करोगे? खुद ही सॉल्व कर लोगे। ऐसे अगर मीडिया पर आपका ट्रस्ट खत्म हो गया, सब खत्म हो तो गया। क्या आप एक भी खबर देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं सर। नहीं करेंगे। वो ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है हमारे यहाँ मीडिया में। उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि फील्ड पे जाना टीवीज़ ने कम कर दिया है। बड़े बड़े स्टूडियो हैं, उसमें एसी लगा हुआ है, एंकर बैठे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। 4 लोगों को बुला लिया, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है, ईसाई, और चारों से कहा तुम लड़ो। वही चारों जो आधे घंटे टीवी पे लड़े, डिबेट खत्म होने के बाद वही चारों अंदर बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं। 2 चीज़ें हो रही है मतलब। और वो इंजॉय कर रहे हैं, वो उस लड़ाई को इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उससे टीआरपी आ रही है। तो ये मीडिया का जो ये वाला दौर है, जहाँ पर बहुत छोटे स्तर की चीज़ों पर बहस होती है। अब सैफ अली खान के बेटे का नाम तैमूर है, तैमूर। इसको लेकर मैं डिबेट क्यों देखूं? कोई सेंस ही नहीं है इस कोई बात सेंस का। नहीं बनता ना इस बात का। इस बात का क्या सेंस है कि शाहरुख खान का लड़का ड्रग्स लेते पकड़ा गया? पब्लिसिटी है, Why should टीआरपी I आएगी। need? मतलब शाहरुख खान के बेटे से मेरे जीवन की समस्याओं का क्या संबंध है? और जिन चीज़ों पे बात करनी चाहिए उस पे कोई नहीं कर नहीं रहा। बात कर रहे हैं। आप 28% जीएसटी इस देश में दे रहे हो। क्यों आप दे टोल रहे हो? टैक्स इतना दे रहे हो। जब आया था जीएसटी तो क्या कहा गया था? 1 नेशन वन 1 टैक्स। टैक्स। क्या आप 1 टैक्स दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, टोल टैक्स, जीएसटी, एसजीएसटी, वो भी दिन पर दिन इतना बढ़ता जा रहा है। सब दे रहे हैं। तो आपसे झूठ बोला गया ना, आप उस झूठ का विरोध कर पाए। गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। पिछले 3 सालों में शायद ऐसा कोई पेपर है जो लीक ना हुआ हो, तो कैसे होगा? हम इस पर काम कर पा रहे हैं। हम लोग स्कूल में टीचर्स की अपॉइंटमेंट पे काम कर पा रहे हैं, और जो कर रहे हैं काम हम उन्हें रोक रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कर दिया तो हमारे ऊपर प्रेशर हो जाएगा कि अब हमें भी करना है। इस वजह से काफ़ी चैलेंजेस बढ़े हैं और मीडिया का स्तर गिरा है। वो दिन दूर नहीं है जब लोग मीडिया हाउसेस के बाहर खड़े हुआ करेंगे और पत्रकारों को घर तक गाली देकर छोड़ा। सही बात है। चलिए सर, एक रैपिड फायर राउंड हम आपके साथ खेलेंगे। तो डेमोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप? ऑब्वियस डेमोक्रेसी। मेजॉरिटी रूल या फिर माइनॉरिटी रूल? करेक्ट पर्सन। करेक्ट पर्सन। पब्लिक सर्विस या फिर प्राइवेट सर्विस? बोथ आर सिमिलरली इक्वल, एनी काइंड ऑफ सर्विस। ट्रांसपेरेंसी या फिर सिक्योरिटी? मेन हमने सिक्योरिटी पे ही ज़्यादा बात करी है। ट्रांसपेरेंसी 90% ज़रूरी है,
पर सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। अब मैं हर आदमी को ये नहीं बता सकता कि परमाणु का कोड क्या है, तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं काम आएगी, वहाँ पर सिक्योरिटी ही काम आएगी। पॉलिटिकल डिबेट या पॉलिटिकल रैलीज? दोनों ही बंद होनी चाहिए इस देश में। ना तो डिबेट होनी चाहिए ना रैली होनी चाहिए। जब मेरे पास फेसबुक है और उस पर लाइव आके मैं 5 लाख लोगों से जुड़ सकता हूँ, तो मैं फिर 1000 10,000 लोगों को बुला के रैली क्यों करता हूँ? सुप्रीम कोर्ट या फिर लेजिस्लेचर? ऑब्वियस सुप्रीम कोर्ट। वोटर आईडी या नो वोटर आईडी? विदाउट वोटर आईडी वी कांट सस्टेन इन दिस कंट्री। टैक्स कट और पब्लिक स्पेंडिंग? Zero tax and too much services for the public. मिलिट्री स्पेंडिंग और हेल्थ केयर स्पेंडिंग? Healthcare spending is more important. प्रोटेस्ट और पिटिशंस? Protest. डेफिनेटली। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बात करके। Thank you so much. थैंक यू।